हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर डिमांड, एंड जिसको मैंने अपने नोट्स से पढ़ाया था। एंड मैंने आपको इसके साथ ये भी बोला था कि इन अपकमिंग वीडियोस में आपको आपकी बुक दिखा करके वहां से क्रॉस रेफरेंसिंग दे दूंगी कि जो चीजें मैंने आपको अपने नोट से पढ़ाई हैं वो आपकी बुक में कहाँ पर दी हुई है। तो आज हम सबसे पहले वो क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, यहाँ पर है आपकी बुक। ये जो प्रिस्क्राइब बुक है वहां से मैंने इसका एक पीडीएफ लिया हुआ है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग ऑफ डिमांड दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपको जो मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ाया है और जो बुक पे दिया हुआ है क्या वो सेम है। मीनिंग ऑफ डिमांड देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डिनरी सेंस द टर्म डिजायर, वांट एंड डिमांड हैव द सेम मीनिंग। यही मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को डिमांड बोलने के लिए क्या होना जरूरी है? डिजायर होना चाहिए, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू परचेज होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, एंड द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड the price at various prices and at different times the demand is going to be different। तो क्या 3 important elements हैं यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है? स्पेसिफिक डिजायर्ड क्वांटिटी, प्राइस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, एंड किसी भी चीज को डिमांड बोलने के लिए कंज्यूमर के पास विलिंगनेस टू बाय एंड परचेजिंग पावर दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया था। मैंने एक पार्ट को स्किप किया था, इट वाज टाइप्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड, ये सब मैं आपके साथ आज करूंगी। लेकिन उसके पहले मैं जो आपको वेरीफाई करवा रही हूँ वो ये करवा रही हूँ, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि कौन से फैक्टर्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मैंने बोला था कि टाइप से पहले मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा दिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपकी बुक में जैसे दिए हुए हैं, आपकी बुक में इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स अलग दिए हैं और मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे, सिर्फ आप उनके पॉइंटर्स देख लीजिए, उनकी हेडिंग्स देख लीजिए। फिर उसके बाद में आपको जा रही हूँ समझाने के लिए आज के लेक्चर में दैट व्हाट इज योर मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्या क्या दिया हुआ है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, हमने बात करी थी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। देन उसके बाद हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। उसके अंदर हमारे पास रिलेटेड गुड में 2 तरीके के गुड आए थे, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आपकी बुक में यहाँ पर 2 मार्क का डिफरेंस भी दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन भी हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में आते हैं। एंड यस, इकोनॉमिक्स के पेपर का डिस्कशन वीडियो जो लेटेस्ट आईसीएसई बोर्ड ने इश्यू किया हुआ है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर ईयर 2020-23, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। वो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है, तो उसको भी जाके देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी आप चेक करिए। बिकॉज अब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ गए हैं और पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो यू शुड लुक एट दैट वीडियो एज वेल। चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस भी आज हम अच्छे से बुक से यहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। इनकम ऑफ कंज्यूमर में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, आपकी बुक में 2 ही दिए। एडिशनल नॉलेज इज ऑलवेज गुड, लेकिन ठीक है, आप क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो आप अपनी बुक के पॉइंट्स पर ही स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड दिए है। मैंने आपको 3rd पॉइंट भी पढ़ाया था, जहां पे मैंने पढ़ाया था इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज। वहां पे मैंने इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज का भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जो कि मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था कि अगर किसी कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाती है तो ये अगर पर्टिकुलर कमोडिटी के फेवर में है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और उसके फेवर में नहीं है तो डिमांड डिक्रीज हो सकती है। देन कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होने वाली है। साइज एंड कॉम्पोजिशन हमने वहां पढ़ा था, जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे आपके साथ, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन।
आप यहाँ से देख सकते हैं। देन सीजन एंड वेदर, सीजनल फैक्टर्स हमने देखे थे। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है ना। सो ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स वी हैड कंप्लीटेड फ्रॉम हियर। आज का काम अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको सिर्फ क्रॉस रेफरेंसिंग दे रही थी क्योंकि पिछले बार मैंने क्लास में मैंने अपने नोट से पढ़ाया था और आज मैं आपको अपनी बुक से रेफर करके पढ़ा रही हूँ। ये बुक आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको करवाने वाली हूँ डिमांड के टाइप्स। हमने लास्ट क्लास में क्या नहीं किया था, डिमांड के टाइप्स को स्किप करके हम लोग आगे चले गए थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। तो आज हम डिमांड के टाइप देखने वाले हैं। लेट्स सी दोस। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमारे पास है जॉइंट डिमांड। व्हाट इज जॉइंट डिमांड? लेट मी रीड अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, इट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। तो ऐसा कुछ हमने कहाँ पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पढ़ा था। जब हमने रिलेटेड गुड्स पढ़े थे तो वहां पे हमने दो तरीके के गुड्स पढ़े थे। नंबर वन इज सप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। सॉरी, नॉट सप्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस विच आर कॉम्पिटिटिव इन द नेचर। मतलब जैसे टी एंड कॉफी का एग्जांपल था। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मींस विच आर जॉइंटली डिमांडेड, जैसे कि शुगर एंड कॉफी हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल हो सकता है। उस तरीके के गुड्स जो कि एक साथ डिमांड किए जाते हैं। तो जॉइंट डिमांड कुछ वैसा ही है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है when two or more goods are demanded together, it is called as joint demand. It exists when two or more goods are required together to satisfy a particular want. जैसे कि आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है और उसके अंदर सिम कार्ड नहीं है, तो उस मोबाइल फोन का आप बहुत ही लिमिटेड यूज कर सकते हैं। आपको दोनों चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। Then these are also called complementary demand. The joint demand is also called complementary demand. उसी से complementary goods निकल के आता है जिसका डिस्टिंक्शन आपके बुक में टेबल बना करके बाद में दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है पेन एंड इंक का, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। आजकल तो हम उसमें रिफिल डालते हैं या फिर रिप्लेस ही कर देते हैं पूरा पेन, या तो पेन एंड इंक की जगह रिफिल एंड इंक पेन आप बोल सकते हैं, इस तरह का। सो इन केस ऑफ जॉइंट डिमांड सेवरल गुड्स आर डिमांडेड फॉर द सेम पर्पस। तो एक साथ हम एक या एक से ज्यादा गुड्स की डिमांड कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास है कॉम्पोजिट डिमांड। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ नेम से हमें कुछ सजेशन नहीं मिलता है। जैसे कि प्रीवियस में जब हमने देखा था जॉइंट डिमांड, तो जॉइंट डिमांड हम नाम देखकर ही कुछ एटलीस्ट अज्यूम कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट डिमांड ऐसे नाम देख करके कुछ याद नहीं आता है कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कॉम्पोजिट डिमांड की जब मैं बात करूंगी, कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब होता है व्हेन अ वन सिंगल गुड कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। तो वही मिल्क से हम चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, अब चीज बना सकते हैं, you know, and various other things can be made out of that milk only. तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके several uses हो सकते हैं, अलग अलग लोग उसे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके के गुड्स की डिमांड को बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी का यूज हाउस होल्ड पर्पस के लिए हो सकता है। हमारे घर में लाइटिंग जो होती है वो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए, किसी फैक्ट्री में यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकता है। बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो सकता है। अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं आजकल, तो किसी को चार्ज करने के लिए, व्हीकल चार्ज करने के लिए हो सकता है। तो वेरियस वेज कैन बी देयर ऑफ यूजिंग द सेम थिंग। इलेक्ट्रिसिटी वही है लेकिन उसका कंजम्पशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो इस डिमांड को बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। जैसे कि उन्होंने दिया है फॉर एग्जांपल कोल कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड ऑपरेटिंग रेलवे इंजन्स एक्सेट्रा। तो ये डिमांड कैसी होगी? कोल की डिमांड इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि फार्मर्स यूज कर सकते हैं, हाउस होल्ड यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज यूज कर सकती है एंड इसके अलावा रेलवेज भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कॉम्पोजिट डिमांड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पोजिट डिमांड एकदम जो नाम है उसको देख के आपको याद नहीं आएगा कि व्हाट एक्सप्लेनेशन हैज टू बी रिटन। Now we are moving to the next one, direct demand. What is direct demand? Direct demand मतलब ऐसे goods जिनकी direct consumption final consumer करता है। Now the question is who is final consumer? We are final consumer. तो अगर मैं बात करूं कि मुझे डिमांड है लैपटॉप की, मुझे डिमांड है किसी मोबाइल फोन की, मुझे डिमांड है कैमरा की, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं उन्हें डायरेक्टली यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं डिमांड कर रही हूँ उन सब गुड्स को। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरी डिमांड एज अ कंज्यूमर, माई डिमांड इज ऑफ टेबल,
तो क्या मैं वुड की डिमांड कर रही हूँ? नहीं, मैं वुड की डिमांड नहीं कर रही हूँ, या जो भी मटेरियल लगता है, फेविकॉल एंड अदर मटेरियल, प्लाईवुड एक्सेट्रा, जो भी मटेरियल लगता है फर्नीचर को बनाने के लिए या टेबल को बनाने के लिए, मैं उसकी डिमांड नहीं कर रही हूँ, मैं टेबल की डिमांड कर रही हूँ. एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई एम डिमांडिंग अ टेबल, सो whosoever is making it for me, that person will demand for material which is required for making a table. So वो जो डिमांड है, all that material, wood की डिमांड, प्लाई की डिमांड, फेविकॉल की डिमांड, और whatever my item is used for making a table, that is called indirect demand. जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो अगर फाइनल कंज्यूमर की बात करें, तो एज अ फाइनल कंज्यूमर व्हाट डू वी रिक्वायर? वी वांट ऑफिस स्पेस या वी वांट हाउस टू स्टे. हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड नहीं करते, मतलब कि हम रेत, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, इस सब की डिमांड नहीं करेंगे. वो सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेकिन उसकी डिमांड तो होनी करनी ही पड़ेगी जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है बिल्डिंग, बिकॉज विदाउट दैट कंस्ट्रक्शन मटेरियल द बिल्डिंग और द लिविंग स्पेसेस कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. तो ये कैसी डिमांड है? इनडायरेक्ट डिमांड है. तो डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड मैंने आपको एक साथ पढ़ा दिया. इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं. चलिए लेट अस सी फ्रॉम द बुक नाउ क्या लिखा है. The demand for such commodities which are directly demanded by a consumer for a satisfaction of his want is known as direct demand, such as demand for food, clothes, house, etc. These are called direct demand. If I talk about indirect demand, if a thing is needed for producing some other goods, example the demand for workers in a cycle factory, this will be called indirect demand. क्योंकि हमें workers की demand नहीं होती, final consumer को cycle की demand हो सकती है. मतलब to produce something, whatever is required, that is called indirect demand, या जिसको हम बोलते हैं derived demand also. चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए डिमांड ऑफ सीमेंट, डिमांड ऑफ ब्रिक्स, डिमांड ऑफ आयरन, डिमांड ऑफ वुड एक्सेट्रा. ये सब कैसी डिमांड है? डिराइव्ड डिमांड है. इसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट. Now the next one is your competitive demand. तो competitive demand बहुत कुछ मैच करता है जो आपने सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पड़ी थी, मतलब ऐसे गुड जो आपस में कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि टी एंड कॉफी, वन टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड अनदर टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक, दोनों ही कोल्ड ब्रिवरेजेस या हॉट ब्रिवरेजेस, या मैंने आपको एग्जांपल दिया था फूड ग्रेन्स, कुछ फूड ग्रेन्स भी आपस में compete करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राइस एंड व्हीट, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो व्हेन टू कमोडिटीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन द quantity demanded of one of them will reduce the demand for other. Okay, all such demand is known as competitive demand. तो basically हम यहाँ पे substitute good की बात करें, जैसे कि similarly a change in the demand of fish might affect the change in demand of meat. Okay, so meat and fish एक ही कैटेगरी के होते हैं, दोनों ही नॉन वेज है. टी एंड कॉफी की बात करें, दोनों ही हॉट ब्रिवरेजेस है, लाइक दिस. ओके, अब इसके बाद इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके पहले वाले क्या इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको साथ साथ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साथ साथ में शेड्यूल भी दिया हुआ है एंड डायग्राम भी दिया हुआ है. और इकोनॉमिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर समय शेड्यूल और डायग्राम के ऊपर भी इक्वल ध्यान दें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें. चलिए तो देखते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड. एज द नेम इज सजेस्टिंग, इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड मेड बाय वन इंडिविजुअल. हु इज दैट वन इंडिविजुal? That can be person like you and me. It can be an individual firm also. Okay, and business entity can also be an individual. ठीक है, चलिए देखते हैं. When we may consider the demand of a commodity from an individual point of view or from the market point of view. Individual demand, जब हम market demand पढ़ेंगे तो वहां से हम market point of view से उसको refer करेंगे. अब individual demand refers to the demand of a commodity by an individual consumer or a household. The quantity of commodity that an individual consumer is willing to buy at a given price. हमेशा जब भी हम demand की बात करेंगे, याद रखिएगा, हम गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम पीरियड के बिना कभी भी डिमांड की बात नहीं करेंगे. एज यू कैन सी हियर, प्राइस एंड टाइम. टाइम पीरियड एंड प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इन दोनों की वजह से डिमांड कैन चेंज ड्रास्टिकली. इसीलिए जब भी डिमांड का मेंशन होगा, जितना इंपॉर्टेंट विलिंगनेस टू बाय एंड परचेजिंग पावर है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्राइस एंड टाइम पीरियड भी है, क्योंकि प्राइस एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर व्हाट विल बी द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. जैसे कि आप अपना ही एग्जाम्पल सोचिए, अभी आप क्लास 10th में है, तो क्लास 10th से रिलेटेड जितना भी आइटम है, जितना भी मटीरियल है,
है, बुक्स वगैरह है, उस सब की डिमांड है। जैसे ही आप क्लास 10th पास करके क्लास 11th में चले जाएंगे, क्या आप क्लास 10 की बुक की डिमांड करेंगे? डेफिनेटली नो। जो भी प्राइस हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल नॉट बी बॉदर्ड। व्हाई? बिकॉज द टाइम पीरियड हैज चेंज्ड, नाउ यू हैव मूव्ड टू द नेक्स्ट क्लास, सो इट डज नॉट मैटर फॉर यू व्हाट इज द प्राइस। इवन इफ इट इज अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइसेस, यू आर नॉट गोइंग टू बाय बिकॉज दैट डज नॉट हैव एनी यूटिलिटी फॉर यू। इसीलिए डिमांड के साथ साथ हमेशा हमें क्या देखना पड़ता है? हमें टाइम पीरियड और प्राइस भी देखना पड़ता है। कई बार टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, कई बार प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, कई बार दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। चलिए, इसके बाद मार्केट डिमांड के बारे में बताया। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? यहां पढ़ने से पहले मुझसे सुन लीजिए कि मार्केट डिमांड जो होती है, मार्केट डिमांड इज एक्चुअली एक मार्केट सेगमेंट। जब मैं सेगमेंट की बात करती हूँ तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी स्टेट में एक छोटा सिटी है, उस सिटी का एक पर्टिकुलर मार्केट, उस सिटी में भी कई मार्केट हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मार्केट्स हो सकते हैं। तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, उस मार्केट सेगमेंट की बात करें, और लेट से उस मार्केट सेगमेंट में 10 कस्टमर्स हैं, तो 10 इंडिविजुअल्स आर देयर, एंड 10 इंडिविजुअल की डिमांड को जब हम इकट्ठा कर देंगे, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सबमिशन को। उन सबकी इकट्ठी डिमांड को या टोटलिटी में उन 10 कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड की जब हम टोटल कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं दिस इज मार्केट डिमांड। उस मार्केट सेगमेंट में जितने भी लोग हैं, उन सब की डिमांड को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, सबमिशन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। नाउ लेट अस रीड फ्रॉम हियर, क्या लिखा हुआ है? मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी that all the consumers or household are willing to buy at a given price during a given time period. Price and time का मेंशन फिर से आ गया, जैसा मैंने आपको बताया था, हर समय टाइम एंड प्राइस का मेंशन आपको करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस उन्होंने बताया है। एग्जाम्पल हम आगे जाके देखेंगे डिमांड शेड्यूल के साथ। तो ये हो गया मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। तो बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक बार वीडियो यहीं पर पॉज करिए, बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आपको जरूरत लगती है तो फिर से रिवाइंड करके जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको सुन लीजिए दोबारा से। तो हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा, एक तो हमने जो पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, उसका बुक के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग करके ये देखा वो चीजें कहाँ लिखी हुई है। दूसरा क्या काम किया हमने? दूसरा ये काम किया हमने कि ये देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड में देखो क्या पढ़ा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड में हमने ये देखा था व्हाट इज जॉइंट डिमांड, व्हाट इज कॉम्पोजिट डिमांड देखा, उसके बाद हमने डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड देखा, 2.3 एंड 2.4 डिराइव डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पढ़ा। तो ये सारे एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड ऑल्सो, तो ये सारे आपके क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिमांड शेड्यूल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बहुत ही सिंपल चीज है। डिमांड शेड्यूल की एज सच आपको कोई अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, इसका सिर्फ एक नाम आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक कमोडिटी है, उसका प्राइस है, पहले 10 रुपीज था, अभी 15 रुपीज हो गया, अभी 20 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्राइस ऑफ कमोडिटी, और एक इंडिविजुअल जो है उसकी डिमांड कैसे कैसे करता है। लेट्स से दिस इज डिमांड ऑफ सम फूड ग्रेन, लेट्स से राइस का केजी में डिमांड होता है। तो अगर 10 रुपए का आपका राइस अवेलेबल है तो क्या क्या डिमांड होगी? तब लेट्स से 10 रुपए का अगर राइस की क्वांटिटी प्राइस है पर केजी, तो एक पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो 5 केजी ऑफ राइस की डिमांड करता है। जैसे ही राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो क्या करता है? अपने डिमांड को थोड़ा कम करता है, क्योंकि अभी राइस महंगा हो गया है। तो वो हो सकता है 5 केजी का इस्तेमाल अभी ना करे क्योंकि राइस महंगा हो गया है। वो हो सकता है यहाँ पर 4 केजी डिमांड करे, और भी राइस महंगा हो गया तो उसने अपनी डिमांड को 3 केजी कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक नेगेटिव रिलेशनशिप, या जिसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, वो स्टैब्लिश हो रहा है डिमांड एंड आपका प्राइस के बीच में। और अलग अलग प्राइस के ऊपर आप देख सकते हैं कि डिमांड जो है वो अलग अलग है। तो इसी को जब हम ऐसे लिखते हैं कॉलमनर फॉर्म में, किसी टेबल के फॉर्म में, तो इसे बोला जाता है डिमांड शेड्यूल।
इसी को समझ लीजिए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर डिमांड शेड्यूल। ओके, इसी शेड्यूल को हम नाम देते हैं डिमांड शेड्यूल, और इसी का एक्सप्लेनेशन आपको मैं बुक से दिखाती हूँ। ठीक है, तो है ना कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है डिमांड शेड्यूल बनाना, कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, बस आपको नाम याद होना चाहिए कि इसको ऐसे कॉलमनर प्रेजेंटेशन को, जहां पे एक तरफ प्राइस लिखा होता है, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड लिखी होती है, इसका नाम होता है डिमांड शेड्यूल, दैट्स इट। और इसी को जब हम लोग करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कहां पर, शेड्यूल पे, उसे बोलेंगे हम डिमांड कर्व। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जैसे इंडिविजुअल डिमांड बताई हुई है, यू रिफर टू टेबल नंबर 2.1। अगर आप टेबल नंबर 2.1 को देखते हैं, यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल डिमांड दिया हुआ है, यहाँ प्राइस आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे प्राइस वाज इंक्रीजिंग 10 से 15, 15 से 20 किया था, एज ए रिजल्ट व्हाट वाज हैपनिंग, डिमांड वाज फॉलिंग डाउन। लेकिन यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर प्राइस के साथ क्या हो रहा है, प्राइस इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग डाउन। पहले 30 था, फिर 29 हुआ, फिर 28, 27 एंड 26। Whereas the quantity of sugar का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, sugar demanded is going on increasing. Why? Because of prices are falling down now. तो अगर आप शुगर की क्वांटिटी देखेंगे तो देखिए पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3, 4 एंड 5। दिस इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर मैं बात करूं प्राइस ऑफ शुगर, दिस इज फॉलिंग डाउन, एंड अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर की बात करूं तो वो इंक्रीज हो रही है। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ओके, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इसे आप बनाकर देख लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी यहीं पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक अपने मन से शेड्यूल बनाइए। आपको एक चीज असेंडिंग ऑर्डर में देखनी है और दूसरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। बस प्राइस को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड को डिक्रीज करिए, और अगर प्राइस को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड को इंक्रीज करिए, बस ऐसे ही करना है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, उसके बाद हम दोनों के कर्व्स पर जाएंगे। देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक मार्केट सेगमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स है, अगर हम उन सबको इकट्ठा कर देंगे, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो एक मार्केट सेगमेंट में कितने इंडिविजुअल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक से ज्यादा होगा। तो आप 2 या 3 ले लीजिए, डिपेंडिंग कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। अगर इसके ऊपर पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, 2 भी ले लिया तो चलेगा, 3 भी ले लिया तो फाइन। जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 कंज्यूमर, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी की डिमांड दी हुई है। ठीक है, इन तीनों की डिमांड को फिर एक साथ सबमिशन करके, हॉरिजॉन्टल सबमिशन करके बताया गया है। सो लेट्स सी प्राइस ऑफ शुगर। अगेन मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। आई होप इट इज बेटर नाउ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, 30 रुपीज, 29 रुपीज, 28 रुपीज, 27 रुपीज एंड 26। प्राइस का क्या हो रहा है, प्राइस इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, price is falling. And what about the demand? If we see at the demand made by consumer A, he is making first 1 kg per month, and then 2, 3, 4 and 5. Then if we talk about consumer B was demanding more at rupees 30 also, so his demand will increase more, 2, 3, 4, 5, 6 like this he is demanding. If I talk about consumer C थोड़ा और ज्यादा डिमांड कर रहा है, हो सकता है उसका फैमिली का साइज थोड़ा और बड़ा हो, तो वो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से डिमांड कर रहा है। अब जब हम इन तीनों को हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर देंगे, मैं हॉरिजॉन्टल सबमिशन क्यों बोल रही हूँ, वर्टिकल सबमिशन मतलब एक ही कंज्यूमर की टोटल डिमांड की बात करें, हमें एक कंज्यूमर की टोटल डिमांड नहीं चाहिए, हमें तीनों कंज्यूमर की टोटल डिमांड चाहिए एट वेरियस प्राइसेस। अगर मैं 30 रुपीज पर मार्केट डिमांड जानना चाहूं तो मुझे ये 1 + 2 + 3 करना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 6 इज मार्केट डिमांड। ऐसे ही 29 रुपीज पे अगर मुझे मार्केट डिमांड पता करना है तो मैं अगेन हॉरिजॉन्टल सबमिशन करूंगी, मतलब 2 + 3 + 4 9 इज माय मार्केट डिमांड। अगर एट ₹28 मुझे देखनी है मार्केट डिमांड क्या है, तो 3 + 4 + 5 अगेन मैं हॉरिजॉन्टल सबमिशन करूंगी, वर्टिकली आपको नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल सबमिशन करना है। इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो आपको अब समझ में आ गया व्हाट इज मार्केट डिमांड।
जब भी हम किसी भी एक मार्केट सेगमेंट में दो या दो से ज्यादा जितने भी कंज्यूमर होंगे, हम यहाँ पर अपने टेबल को सिंपल रखने के लिए दो या तीन कंज्यूमर्स ले लेते हैं, उनकी डिमांड को हॉरिजॉन्टली हम टोटल करके लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर देंगे, तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड कैसे लिखनी है? टोटल कंज्यूमर इन अ मार्केट सेगमेंट, टोटल डिमांड मेड बाय ऑल ऑफ देम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ठीक है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये मार्केट डिमांड है। अब मैं बात करती हूँ कि डिमांड कर्व कैसे बनता है। डिमांड कर्व इज वेरी सिंपल। यही जो इंडिविजुअल डिमांड हमने अभी निकाली है और जो मार्केट डिमांड हमने कैलकुलेट करके देखी है, इसको जब हम किसी कर्व पे प्लॉट करते हैं तो उसे बोलते हैं डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व के बारे में कुछ बातें ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये आपको 12th तक काम आने वाला है। जब भी हम डिमांड कर्व बनाते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा आपको डिमांड कर्व बनाते टाइम प्राइस ही लेना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारी ये जो स्टडी होती है, ये जो हम डिमांड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और आगे वाला जो चैप्टर भी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर प्राइस इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट फैक्टर। प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड चेंज होती है, तो प्राइस को आप हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी। जितने भी क्वांटिटी डिमांडेड है वेरियस प्राइसेस, उसे हमें शो करना है। अब जैसे कि मैंने प्राइस लिया हुआ है 0, 15 एंड 20, तो मैं एक स्केल ले लेती हूँ 0 से लेके 5, 5 से लेके फिर 10, मतलब मैं 5 का स्केल ले रही हूँ जो मैं डिफरेंस रखूंगी, देन 15 एंड उसके बाद 20। 5 का स्केल मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4, 5 ले रही हूँ। चाहे तो यहाँ पर भी आप 2, 4, 6 ऐसा भी ले सकते हैं। स्केल आप अपनी विश के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब देखिए 10 रुपीज के ऊपर कितनी डिमांड है? 10 रुपीज के ऊपर अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं, तो 10 रुपीज के ऊपर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ डिमांड है, 5 डिमांड है। अगर मैं 15 रुपीज के ऊपर डिमांड की बात करूं, तो 15 रुपीज के ऊपर डिमांड है 4, ओके 4। तो यहां से मैंने एक लाइन किया और यहां से एक लाइन, इसको दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट पर डिमांड है। 15 रुपीज के ऊपर 4 kg की डिमांड है। अगर मैं बात करूं 20 रुपीज, तो 20 रुपीज पर डिमांड जो है 3 है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और इसे यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये रही मेरी डिमांड। ओके, तो एट वेरियस पॉइंट जो जो डिमांड है, पहले मैंने एक्स एक्सेस से और वाई एक्सेस से, एक्स एक्सेस मतलब यहाँ से वाई एक्सेस से और एक्स एक्सेस से दोनों पॉइंट लेके आए, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया और मैंने वो जगह मार्क करके रख ली कि इतने प्राइस पर इतनी डिमांड है। अब इन सब को जब मैं मिला दूंगी तो दिस इज कॉल्ड माय डिमांड कर्व। व्हाट इज दिस? दिस इज माय डिमांड कर्व। इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली है, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ऐसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व ड्रॉ किया जाता है। चलिए, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगी, आप अभी की अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और शेड्यूल आपने ऑलरेडी बना लिया, उसी शेड्यूल की प्लॉटिंग यहाँ पर करके देखिए। ये जो हमने वैल्यूज लिखी हुई है, इनको जब हम यहाँ पर किसी शेड्यूल में रखते हैं, किसी ग्राफ पर रखते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लॉटिंग करना। क्या आपको ग्राफ पेपर मिलेगा? जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको ना मिले। मोस्टली इकोनॉमिक्स के पेपर में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ग्राफ पेपर में आप मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, आपको सिर्फ डायग्राम बनाकर बताना है कि डिमांड कर्व कैसा दिखाई देता है। तो आपको ऐसे ही स्केल और पेंसिल से ये डायग्राम बना लेना है, दैट्स इट। चलिए, अब आप इसे पॉज करिए और डिमांड कर्व बनाइए। इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपको खुद से बना लेना चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज आपको ये कर्व बनाना आना बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं आगे ले जाती हूँ आपको और आपके साथ मैं बुक की बातें शेयर कर देती हूँ। बुक में कहां पर आपका डिमांड कर्व बना हुआ है, लेट अस सी दैट। बुक में ये देखिए डिमांड कर्व की पहले डेफिनेशन दी हुई है, अ कर्व व्हिच शोस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ कमोडिटी द कंज्यूमर विशेस टू परचेज, इट्स कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन भी आप लर्न करिएगा,
फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व क्या है ये हम देखने वाले हैं। फाइन, चलिए आगे जाके हम देखते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये रहा आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यही डिमांड कर्व अभी हमने बनाया था। तो ये ऐसा लाइन का मतलब क्या होता है ये आपने आगे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। मतलब कि 0 के बाद मैंने डायरेक्टली 25 ले लिया, इसके बीच में काफी डिफरेंस था। मैंने 0 के बाद 5 का स्केल नहीं लिया या 0 के बाद 1 2 3 4 नहीं लिया, तो ऐसा बना करके हम उसे रिप्रेजेंट कर देते, दैट्स इट। और ये देखिए हमने जो प्राइजेस टेबल में लिए थे वही प्राइजेस 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 लिए, और वही डिमांड यहाँ पर दिखाई है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप ये आप सबको समझ में आ गया है। अब आज की वीडियो में मैं इतना ही पार्ट कवर कर रही हूँ, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मीनिंग और इंडिविजुअल डिमांड कर्व का प्लॉटिंग। ठीक है, कर्व कैसे बनाना है, शेड्यूल का मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी देख लिया हमने, एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है और आगे का पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप अभी तक जितना मेरे साथ पढ़ चुके हैं वो आपको बहुत क्लियर है और आप साथ साथ रिविजन करते जा रहे हैं। बच्चों एक बात याद रखो कि रिविजन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मल्टीपल रिविजन्स कैन ओनली हेल्प यू इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, एंड उसको रिटेन भी करना उतना इंपॉर्टेंट है। जितना जरूरी किसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है उतना ही जरूरी उसका रिटेंशन है, क्योंकि आपने समझ लिया लेकिन एग्जाम में आप लिख ही नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। आपको लिखना भी तो आना चाहिए ना एग्जाम में, इसीलिए आप बार बार रिवाइज करेंगे। एंड हम फिर से मिलते हैं तब हम आगे का पढ़ेंगे। एंड यस, आपको मेरी ऐप डाउनलोड करना याद रखना है। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहां पे बहुत अमेजिंग कोर्सेज अनाउंस हो चुके हैं। अभी क्लास 12 के लिए, क्लास 10th के लिए भी एमसीक्यू कोर्स आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में अब काफी, हम लोगों का जो एग्जाम पेपर पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है। एंड यस, आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आपको लग रहा है ये अच्छी है, यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, गेन हो रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड लाइक करना भी बनता ही है। चलिए, वी विल मीट वंस अगेन इन द कमिंग लेक्चर्स, एंड आगे का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। बाय, हैव अ ग्रेट डे।